ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, लास्ट यूनिट है इंटीग्रेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी की। सिलेबस सभी के पास होगा तो चेक कर लेना एक बार। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि डिज़ास्टर मतलब डिज़ास्टर आने के बाद आपने कौन कौन से जो एक मिनट हो ऐड कर लूँगी। कोई क्लास तो नहीं लग रही तुम्हारी? इससे पहले क्लास तो नहीं लगी है किसी की? हाँ मैम, लगी थी। लगी थी, बच्चे ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे? कहाँ हैं सारे? मैम 4 बजे है शायद, ताना कर रहे हो क्लास। ओके, लास्ट यूनिट है आपकी, फोर्थ यूनिट। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, और उसका फर्स्ट टॉपिक है प्लानिंग एंड डिज़ाइन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। क्लियर? प्लानिंग एंड डिज़ाइन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर्स क्या है? ठीक है, इंट्रोडक्शन टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट आपने पढ़ा, जिसमें सारा सब डिज़ास्टर के बारे में पढ़ाया गया है, हैज़ार्ड्स के बारे में, वल्नरेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद डिज़ास्टर कौन कौन से टाइप्स के थे? ठीक है, मैन मेड डिज़ास्टर्स हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं। उसके बाद आपने पढ़ा इसके मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस प्लान्स। ठीक है, 3 फेज साइकिल है मिटिगेशन का एंड प्रिपेयर्डनेस प्लान्स का। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा रिस्क असेसमेंट, एंड आफ्टर दैट पोस्ट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स हमने लास्ट लेक्चर्स लगाए हैं। ठीक है, हम अब पढ़ेंगे प्लानिंग एंड डिज़ाइन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर आने के बाद, ठीक है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अफेक्ट हुआ है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को रिकंस्ट्रक्ट करना और एक प्रॉपर प्लानिंग और डिज़ाइन के साथ उसको बनाना। ठीक है, तो क्या प्लानिंग है, क्या डिज़ाइन है किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, जो सारा कवर होता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर। क्लियर? डिज़ास्टर, डिज़ास्टर के बारे में सभी को पता है। इसके अगेन मैं इसको ब्रीफ में बता देती हूँ। इज़ अ सीरियस डिस्ट्रप्शन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ अ कम्युनिटी or a society involving widespread human, material, economic, or environmental losses and impacts which exceeds the ability of the affected community or society to cope using its own resources. Disasters are seen as the consequences of inappropriately managed risk. These risks are the product of a combination of both hazards, vulnerability. Hazards that strike in an area with low vulnerability will never become disaster, as in the case of a uninhabited regions. ठीक है, डिज़ास्टर सभी को पता है, सीरियस डिस्ट्रप्शन है जिसमें बहुत सारा डैमेज हो जाता है, ह्यूमन लाइफ का, मटेरियल्स का, एनवायरमेंटल लॉसेस हो जाते हैं। ठीक है, which exceed the ability of the affected community or society to cope using its own resources. इसी तरह hazards है। hazards is a situation that poses a level of a threat to life, health, property और environment. ठीक है, जब ये किसी ह्यूमन लाइफ में इन्वॉल्व होता है हैज़ार्ड, तब वो क्या बन जाता है? डिजास्टर। मोस्ट हैज़ार्ड्स आर डोरामेंट और पोटेंशियल विद ओनली अ theoretical risk of harm. However, once a hazards become active, it can create an emergency situation. ठीक है, टाइप्स दी हुई है, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, इकोलॉजिकल डिजास्टर्स हो गए, लैंडस्लाइड हो गई, टी सुनामी हो गई। ठीक है, ये सब आपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़े हुए हैं। ठीक है, ये कुछ डिजास्टर प्रॉन एरियाज को इन्होंने बताया हुआ है, जैसे कि फिलीपीन डिजास्टर्स आए थे अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट सोसाइटी। The Philippines were the fourth most accident-prone country in the world. One of the reasons why Philippines become one of the most disaster-prone country because it is located along the Pacific Ring of Fire. ठीक है,
फिलिपिन डिज़ास्टर आपको मैंने पहले ही बताया कि डिज़ास्टर जो हैज़ार्ड्स हैं, ठीक है, हैज़ार्ड्स क्या है जो मोस्टली मतलब डिज़ास्टर प्रोन एरियाज होते हैं। अभी जैसे गुजरात में रिसेंट तालुके नाम का जो साइक्लोन आया हुआ है, सभी को पता है इसके बारे में, ठीक है, आए दिन अभी न्यूज़ पढ़ रहे हो इसके बारे में, ठीक है। तो ये एरियाज क्या है, डिज़ास्टर प्रोन है। अर्थक्वेक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, साइक्लोन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो ये डिज़ास्टर प्रोन एरियाज हो जाते हैं, जैसे कि इंडिया में गुजरात हो गया। इसी तरह जो वर्ल्ड में जो फिलिपिन कंट्री है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस जो संस्था है और रेड क्रीसेंट सोसाइटीज़ है, फिलीपींस को फोर्थ मोस्ट एक्सीडेंट प्रोन कंट्री माना गया है वर्ल्ड में, ठीक है। चौथी सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट प्रोन कंट्री है, मतलब डिज़ास्टर प्रोन कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, फोर्थ प्लेस पे आती है Philippines. One of the reasons why Philippines become the one of the most disaster prone country because it is located along the Pacific Ring of Fire. ठीक है, क्योंकि ये इसकी जो जियोग्राफिकली लोकेशन है वो किसके अलोंग है, द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। रिंग ऑफ फायर इज एन एरिया, एक ऐसा एरिया वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक इरप्शन अक्कर इन द बेसिन ऑफ द पैसिफिक ओशन, ठीक है। कहीं दूर जब कहीं वोल्केनिक इरप्शन हो रही होती है, ठीक है, ये नहीं है कि उसके आसपास कोई ह्यूमन बीइंग वहाँ पर रह रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इन केस उसके आसपास के एरिया, जैसे कि फिलीपींस वाला एरिया है जिसके आसपास, इसको हम रिंग ऑफ फायर इसलिए बोल देते हैं कि जिसके आसपास का एरिया है और यहाँ पर बहुत नंबर में अर्थक्वेक्स आते हैं, वोल्केनिक इरप्शन होती है, ठीक है। तो ये रीज़न है इसके यहाँ पर डिज़ास्टर आने के, इन द बेसिन ऑफ अ पैसिफिक ओशन। मिटिगेशन, मिटिगेशन उन चीज़ों के इफेक्ट को कम करना। मिटिगेशन क्या इज़ द एफर्ट, ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। मिटिगेशन इज़ द एफर्ट टू रिड्यूस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी बाय lessening the impact of disasters. Mitigation is taking action now before the next disaster to reduce human and financial consequences later. Analyzing risk, reducing risk, ensuring against risk. ठीक है, मिटिगेशन मतलब उसके अफेक्ट को कम करना, एक तरह का एफर्ट है लॉसेस को कम करना, इसकी लाइफ और जो प्रॉपर्टी लॉसेस हैं उनको कम करना, बाय लेसनिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर, ठीक है, जो डिज़ास्टर के इम्पैक्ट्स के कारण हमें देखने को मिलती है। मिटिगेशन इज टेकिंग एक्शन, मिटिगेशन एक तरह का एक्शन है नाउ बिफोर द नेक्स्ट डिज़ास्टर के लिए, ठीक है, टू रिड्यूस ह्यूमन एंड फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस लेटर, ठीक है, जो भी ह्यूमन और फाइनेंशियली जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है, जो भी परिणाम हैं, ठीक है, उनको कम करने के लिए, जैसे कि एनालाइजिंग रिस्क, रिड्यूसिंग रिस्क, इंश्योरिंग अगेंस्ट रिस्क। इफेक्टिव मिटिगेशन requires that we all understand local risk, address the hard choices, and invest in long-term community well-being. Without mitigation actions, we jeopardize our safety, financial security, and self-reliance. ठीक है, मिटिगेशन कैसे करनी है इन चीज़ों की, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में भी डिस्कस किया था कि हमें जो भी इस तरह के डिज़ास्टर प्लान्स जो भी गवर्नमेंट लेके आती है, सोसाइटी लेकर आती है, ठीक है, किसी का पॉलिसी करवा लेना या फिर उसके प्रिपेयर्डनेस प्लान जो उसके ऑलरेडी हम प्लान लेकर आते हैं थ्रू द गवर्नमेंट, तो उनको उनको अडॉप्ट करना ताकि जो इसका इफेक्ट है इसको कम से कम किया जा सके, ठीक है। जैसे कि लोकल रिस्क, एड्रेस द हार्ड चॉइसेस एंड इन्वेस्ट इन अ लॉन्ग टर्म कम्युनिटी, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना। Without mitigation actions, we jeopardize our safety, financial security and self-reliance. Goals क्या है disaster mitigation के? First क्या है? Avoid or reduce the potential losses from hazards. Second, assure prompt and appropriate assistance to victims of disaster. Third क्या है? Achieve rapid and effective recovery. ठीक है, जो भी डिज़ास्टर को कम करने के गोल्स क्या है? पहला तो क्या है? अवॉइड करें या इसको रिड्यूस करें जो भी पोटेंशियल लॉसेस है जो हज़ार्ड्स या डिज़ास्टर के कारण हो रहे हैं। सेकेंड है एश्योर प्रॉम्प्ट एंड अप्रोप्रिएट असिस्टेंस टू विक्टिम ऑफ डिज़ास्टर, ठीक है, जल्दी से जल्दी और अप्रोप्रिएट असिस्टेंस जो भी विक्टिम्स हैं, ठीक है, जो डिज़ास्टर में अफेक्टेड लोग हैं उनको जो भी हेल्प हो सके वो पहुंचाएं। थर्ड क्या है अचीव रैपिड एंड इफेक्टिव रिकवरी, एक रैपिड और इफेक्टिव रिकवरी को अचीव करना,
That is also a goal of disaster mitigation. मिटिगेशन इज अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, ऑलरेडी आपने पढ़ाई हुआ है, ठीक है। मिटिगेशन, रिस्क रिडक्शन, प्रिवेंशन, प्रिपेयरनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी, थ्री फेज साइकिल में ये मैंने आपको करवाया था। डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, रिस्पॉन्स, रिकवरी, मिटिगेशन एंड रिस्क रिडक्शन, प्रिवेंशन, प्रिपेयरनेस, ठीक है, नेशनल डिजास्टर कंट्रोल सेंटर, एनडीएमए, एनडीसी, ये सारे पढ़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एडेप्टिव आर्किटेक्चर एंड डिजाइंस, ठीक है। किस तरह के आर्किटेक्चर और को डिज़ाइन को हमें अडेप्ट करना चाहिए, ठीक है, फॉर दी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए। अडेप्टिव आर्किटेक्चर, टाइफून सीजन हैज स्टार्टेड, इफ देयर इज वन थिंग वी हैव लर्न फ्रॉम सुपर टाइफून योलांडा, it's that we need to start preparing for the worst, and we need to think of a practical and innovative ways to arm ourselves for the inevitable. Adaptive architecture is an answer to the growing urban population and the increasing need to adapt to the changing landscape as the country becomes more vulnerable to natural and man-made disaster. ठीक है, सपोज हम एक टाइफून की बात करें, ठीक है, तो उसके लिए हमें किस तरह की जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। अडेप्टिव आर्किटेक्चर इज़ एन आंसर टू द ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन, जिस तरह की अर्बन पॉपुलेशन डे बाय डे ग्रो कर रही है, ठीक है, वहाँ पर एक प्रॉपर आर्किटेक्चर डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली जो डिज़ास्टर प्रोन एरियाज़ हैं, ठीक है। कोई भी डिज़ास्टर प्रोन एरियाज़ आप ले लो, ठीक है। अगर एज अ सिविल इंजीनियर आपका सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो बन जाता है वहाँ पर स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना, ठीक है। लुक एट नीदरलैंड्स, 2/3 ऑफ द कंट्री इज बिलो सी लेवल, yet they have made the necessary adjustment in their infrastructure planning to adapt to the changing landscape. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करें। The 2012 World Risk Report has established the Philippines as the third most vulnerable country to the natural risk. Typhoons have grown in power since the 1970 and are expected to grow stronger as with other disaster risk. ठीक है, फिलीपींस आपको बताया है कि जो वर्ल्ड की थर्ड फोर्थ प्लेस पर आती है, सबसे डिजास्टर प्रोन एरियाज है, ठीक है। अर्थक्वेक्स हो गए, टाइफून, चीज़ें वहाँ पर डिजास्टर के रूप में देखने को मिलती है। तो डिज़ाइन विद नेचर, नो योर एरियाज फ्लड एंड अर्थक्वेक हिस्ट्री, ठीक है। जिस भी एरियाज में आप एक प्रॉपर प्लानिंग और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करोगे तो ऑलरेडी आप उसको इस एरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पता होने के लिए उसकी जो भी डिज़ास्टर हिस्ट्री है, ठीक है, सपोज कोई अर्थक्वेक हिस्ट्री है या कोई फ्लड्स हिस्ट्री है, उसकी नॉलेज होना आपको ज़रूरी है, ठीक है। एज अ सिविल इंजीनियर अगर वहाँ आप जाते हो तो उसकी हिस्ट्री के बारे में, उस प्लेस की हिस्ट्री के बारे में आपको पूरी नॉलेज ज़रूरी है। तो फर्स्ट क्या काम है आपका, नो योर एरियाज फ्लड एंड अर्थक्वेक हिस्ट्री for those building their new homes. It's the architects and engineers job to know the history of the area when it comes to flood and earthquake, ठीक है। बिल्डिंग डिज़ाइन के लिए, एक प्रॉपर बिल्डिंग डिज़ाइन के लिए, ठीक है, जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हो, वाटर रेजिस्टेंस हो, ठीक है, उसके लिए देयर इट्स द आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर की जो जॉब बनती है वो ये है कि पहले जाकर उस एरिया की हिस्ट्री के बारे में पता करें, ठीक है, कि इसकी जो अर्थक्वेक्स और फ्लड्स आते रहे हैं उसकी हिस्ट्री क्या है। इज़ द एरिया नियर अ फॉल्ट लाइन, कि क्या ये एरिया फॉल्ट लाइन के अंडर आता है। फॉल्ट लाइन कहने का मतलब, या यहाँ पर डिज़ास्टर अर्थक्वेक्स या फ्लड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या रही है। इज़ इट प्रॉन टू लिक्विफेक्शन, ठीक है, लिक्विफेक्शन एक फिनोमिना है, एक लिक्विफेक्शन आपको बताती हूँ क्या। लिक्विफेक्शन इज़ अ फिनोमिना in which the strength and stiffness of a soil is reduced by earthquakes, shaking or other rapid loading,
ठीक है, लिक्विफेक्शन में क्या होता है कि जो पानी की लीकेज होती है, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली लीकेज होती है, जिसके कारण जो हमारी नीचे की फाउंडेशन है, ठीक है, चाहे वो अर्थक्वेक की शेकिंग के कारण हो रही हो, चाहे वहाँ पर लॉन्ग टर्म से फ्लड्स आए हों, ठीक है, तो वो जो नीचे का सॉइल है, ठीक है, जो अर्थ सरफेस के नीचे की जो सॉइल है वो क्या होती है, अपनी स्ट्रेंथ खो देती है। स्ट्रेंथ खोने की वजह है कि वो बहुत स्टिफ हो जाती है। स्टिफ होने की रीज़न ये है कि उसमें से पानी जो है अंदर स्लोली स्लोली उसमें बढ़ता जाता है, तो वहाँ की जो स्ट्रेंथ है, हालांकि हर एरिया की अपनी अपनी अलग सॉइल्स है और सॉइल की स्ट्रेंथ वेरी करती रहती है, ठीक है, जितने हार्ड एरिया में जाओगे उतनी सॉइल की स्ट्रेंथ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, जितने सॉफ्ट एरियाज़ में जाओगे उतनी उसकी जो स्टिफनेस है वो कम होती जाएगी, ठीक है, जो जितने वाटर प्रॉन एरियाज़ में जाओगे जहाँ के आसपास पानी है, ठीक है, वहाँ की आपको जो स्ट्रेंथ है वो कम देखने को मिलेगी। तो इस तरह जो लिक्विफैक्शन एक फैक्टर है जो क्रिएट कहाँ से होता है कि कहीं अर्थक्वेक आ गया और वहाँ से शेकिंग हो गई, शेकिंग की वजह से नीचे पानी नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर सॉइल जो है अपना स्ट्रेंथ खोने लगती है, उसको बोलते हैं लिक्विफैक्शन, जो एक फिनोमेना है, ठीक है, आपको आई थिंक सॉइल पढ़ोगे ना जब, सॉइल एंड फाउंडेशन, उसमें आएगा ये। When was the last big flood and how high did the flood water reach? ठीक है, लास्ट फ्लड कब आया, ठीक है, और पानी जो है फ्लड्स का कितना उसका जो हाई राइज किया। If your house is built on an incline, what is possibility of a landslide occurring? Check Mines and Geosciences Bureau and the okay, सॉरी थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। If your house is located on a coastal area, then common sense should tell you to build your house away from the coastline with livable rooms 2 meters high than the worst flood line, ठीक है। डिज़ाइन कंसिडरेशन फॉर स्ट्रॉन्गर होम, एज आ आर्किटेक्चर आपका जो भी जो फर्स्ट सर्वे है, लाइक फर्स्ट सर्वे कि आपको उसकी वहाँ की डिज़ास्टर प्रोन एरियाज़ की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। अगर कहीं अर्थक्वेक रेजिस्टेंट अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ में बना रही है, फ्लड प्रोन मैम एरियाज़ में। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ जी, स्क्रीन नहीं है मैम, प्रेजेंट नहीं है आपकी तरफ से। अच्छा स्क्रीन ही दिख रही है।
मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम म्यूट है आपका। ओके, डिज़ाइन कंसीडरेशन फॉर स्ट्रॉन्गर होम। ठीक है, डिज़ाइन कंसीडरेशन पढ़ रहे हैं कि हमें एक स्ट्रॉन्गर होम चाहिए। स्ट्रॉन्गर होम जो कि डिज़ास्टर प्रोन एरियाज़ में बनाया जा सके, जैसे कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो, फ्लड रेजिस्टेंट हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, फ्लैट कंक्रीट रूफ, डेक्स एंड राउंड स्ट्रक्चर। इस तरह की स्ट्रक्चर जो है, राउंड स्ट्रक्चर हो गई, फ्लैट कंक्रीट रूफ डेक्स हो गई। ठीक है, इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स है वो प्रूव की गई है कि मोस्ट रिजीलियंट है। ठीक है, किसके टूवर्ड्स, हाई स्पीड विंड्स चलती हो जहाँ पर, एंड फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज हो, फ्लैश फ्लड की। ठीक है, फ्लड्स प्रॉन एरियाज हो, जहाँ पर फ्लड्स प्रॉन एरियाज हो और डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज हो उसकी। ठीक है, वहाँ पर इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं हम बना सकते हैं जो कि मोस्ट रिजीलियंट है। Elevate your house higher by building it on slits or columns, usually called wet flood proofing. This allows water to pass through the lower ground floor to the house and prevents lasting damage to the structural foundation of the house. ठीक है, यूजली हम इसको क्या बोलते हैं, वेट फ्लड प्रूफिंग। वेट फ्लड प्रूफिंग की जो फ्लड प्रूफिंग है, ठीक है, वाटर प्रूफिंग है। दिस अलाउज वाटर टू पास थ्रू द, इस तरह की बिल्डिंग में क्या होता है, अगर वाटर चला भी जाए तो वाटर प्रूफ है ऑलरेडी, जिसको हम वेट फ्लड प्रूफिंग बोल रहे हैं, तो वाटर प्रूफ है। तो इस तरह जो ये बिल्डिंग है तो हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, वाटर टू पास थ्रू द लोअर ग्राउंड फ्लोर ऑफ द हाउस एंड प्रिवेंट लास्टिंग डैमेज टू द स्ट्रक्चरल फाउंडेशन ऑफ द हाउस। ठीक है, इसका फ़ायदा ये है कि जो हमारा स्ट्रक्चरल फाउंडेशन है हाउस का, उसका डैमेज होने से बच जाएगा। स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं होगा तो हमारा हाउस जो है, जो हमारा घर है, जो भी हमारी स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसकी फाउंडेशन जो है बची रहेगी। ठीक है, चाहे वहाँ पर किसी तरह का भी कोई फ्लड्स आ जाए, क्योंकि हमने इसको बनाई ही वेट फ्लड प्रूफिंग दिया है। ठीक है, तो इस तरह के डिज़ाइन कंसीडरेशन है जिसको हम अडॉप्ट करके अपनी स्ट्रक्चर को, अपने घर को, ठीक है, अपनी बिल्डिंग को क्या कर सकते हैं, डैमेज से प्रिवेंट कर सकते हैं। Another method is dry flood proofing. पहला तो था wet flood proofing और second क्या है, dry flood proofing, where all exterior walls and openings are sealed to prevent water from entering the house. जहाँ पर सारी exterior walls है या openings है are sealed कर दी जाती है, किसके लिए, prevent करने के लिए water से फ्रॉम एंटरिंग द हाउस, जो कि हाउस में एंटर करेगा। ठीक है, चाहे वो फ्लड का पानी है, चाहे सुनामीज का है, चाहे साइक्लोन है। बट गिवन द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स द वर्ल्ड हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग, द बेस्ट मेथड इज स्टिल वेट फ्लड प्रूफिंग, एज इट इज़ अ मोर फ्लेक्सिबल टूवर्ड्स वेयरिंग नेचुरल रिस्क। हालांकि जो ये प्रूफ है कि जो वेट फ्लडिंग प्रूफिंग मेथड है, ठीक है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने का, वो बेस्ट मेथड माना गया। इज स्टिल वेट फ्लड प्रूफिंग एज इट इज़ अ मोर फ्लेक्सिबल है टूवर्ड्स वेरिंग नेचुरल रिस्क। ठीक है, जो वेट फ्लड प्रूफिंग मेथड है वो मोर फ्लेक्सिबल है किसके अगेंस्ट, नेचुरल रिस्क, जो जैसे भी लाइक स्टॉर्म्स हो गए, सर्ट्स हो गए, फ्लैश फ्लड्स हो गए। ठीक है, प्रोटेक्ट विंडोज, यहाँ पर हम फ्लड्स की बात कर रहे हैं अभी, अर्थक्वेक के लिए। प्रोटेक्ट विंडोज बाय इंस्टॉलिंग स्टॉर्म शटर्स for protection against earthquakes. Consider a load bearing designs. अब अर्थक्वेक में क्या है, अर्थक्वेक में हमारी स्ट्रक्चर शेक हो गई। फ्लड्स में तो ऐसे है कि पानी ही एंटर कर जाएगा, पानी एंटर कर जाएगा हमारी फाउंडेशन में एंटर किया होने के बाद क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी और वो फॉल कर जाएगी। उसी तरह अर्थक्वेक्स के डिज़ाइन कंसीडरेशन अलग है, सब डिज़ास्टर के डिज़ाइन कंसीडरेशन अलग है। मोस्टली जो अर्थक्वेक्स के हम डिज़ाइन कंसीडरेशन को लेकर चलते हैं और फ्लड्स के डिज़ाइन कंसीडरेशन को लेकर चलते हैं। थर्ड वन हम लेके चलते हैं जो विंड प्रूफिंग है। ठीक है, जो हवा हवा वगैरह चलती है उसका जो प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से जो फेलियर आता है। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक्स की। कंसीडर अ लोड, अब यहाँ पर हमको ज़रूरत क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, अर्थक्वेक की वजह से पूरी की पूरी जो अंदर अर्थक्वेक सरफेस के नीचे की लेयर है वो क्या करेगी, शेक करेगी। शेक करने के बाद सबसे पहला फेल्यूर कहाँ आएगा, फाउंडेशन में फेल्यूर आया, उसकी वजह से पूरी की पूरी वॉल्स में क्रैक्स आ जाएंगे। वॉल्स में क्रैक्स आए
क्रैक्स आने की वजह से वहाँ पर क्या हुआ, स्ट्रक्चरल फेल्यूर हुआ, स्ट्रक्चर फेल्यूर होने की वजह से क्या हुआ, आपका पूरी बिल्डिंग फेल्यूर हो गई, डैमेज हो गया, और वो क्या कर जाएगी, क्रैश कर जाएगी बुरी तरह से। ठीक है। कंसीडर अ लोड बेयरिंग डिज़ाइन, तो यहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है लोड बेयरिंग डिज़ाइन की है, ताकि हमारा लोड जो है हमारी स्ट्रक्चर बियर कर सके, हमारी वॉल्स हो गई, हमारे कॉलम्स हो गए, हमारी स्लैब्स हो गई, बीम्स हो गई, ठीक है, जो भी आपके स्ट्रक्चर के पार्ट है वो क्या होनी चाहिए, लोड बेयरिंग होनी चाहिए। लोड बेयरिंग डिज़ाइन वहाँ पर हम करेंगे, लोड बेयरिंग डिज़ाइन विच रेडिली अडेप्ट टू द ग्राउंड्स मूवमेंट। ठीक है। लोड बेयरिंग डिज़ाइन को अडेप्ट करना किसके लिए, ग्राउंड्स की मूवमेंट को देखकर। ग्राउंड की मूवमेंट कब होगी, वो तब होगी जब अर्थक्वेक जैसा कोई डिजास्टर आता है तो। ठीक है। या अर्थक्वेक या फिर आपके आसपास कोई माइनिंग एरिया है तो उसकी वजह से शेकिंग हो रही है। ठीक है। हालांकि माइनिंग वाले एरियाज में रेजिडेंशियल एरिया उसके आसपास भी नहीं होता कहीं, पर फिर भी कई एरियाज ऐसे हैं, ठीक है, जिसका इफेक्ट बड़ी दूर दूर तक पड़ता है। वहाँ पर नॉर्मली जो है लोगों के रेजिडेंशियल एरिया बहुत दूर होते हैं हालांकि माइनिंग एरिया से, बट वहाँ क्या होता है उनके माइनिंग एरिया इन द सेंस ऐसे नहीं, वहाँ पर जैसे जहाँ पर सीमेंट वगैरह बनाए जाते हैं, बड़े बड़े रॉक्स लाकर वहाँ पर उनको ब्रेक किया जाता है और बहुत ज़्यादा साउंड आता है, साउंड भी आता है, प्लस वहाँ पर शेक भी बहुत ज़्यादा होती है अर्थ सरफेस। तो उसकी वजह से जो भी रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं जहाँ पर घर बने हुए हैं वहाँ पर स्ट्रक्चर फेलियर्स बहुत देखने को मिलते हैं। तो उनका जो मेन फोकस रहता है कि उनकी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा लोड बेयरिंग हो। ठीक है, जो भी वो डिज़ाइन कर रहे हैं उसके लिए वो नए नए अपने कंक्रीट में मिक्सचर्स को ऐड करते हैं, नई नई स्टील डिज़ाइनिंग करते हैं। ठीक है, स्टील को ऐड ऑन करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स जो लोड बेयरिंग हम डिज़ाइन कर सकें। यूजिंग अ क्रॉस बेयरिंग सिस्टम, क्रॉस बेयरिंग ब्रेसिंग सिस्टम, सॉरी, आई थिंक तुम डीसीएस पढ़ रहे होगे शायद, तुम्हारे होगा तो उसमें ब्रेसिंग का डिज़ाइन होता है। ब्रेसिंग का डिज़ाइन इस तरह होता है कि सपोज दो कोई कॉलम है, उनके बीच की मूवमेंट को रेजिस्ट करने के लिए वहाँ पर ब्रेसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, यूज़ अ क्रॉस ब्रेसिंग सिस्टम फॉर द वॉल्स। ठीक है, वॉल्स के लिए, रूफ्स के लिए एंड कॉलम्स, अभी मैंने बताया कॉलम्स। ठीक है, प्रोवाइड्स बेटर स्ट्रेंथ अगेंस्ट लेटरल फोर्सेस सो दैट द स्ट्रक्चर डजंट कोलैप्स साइडवेज। ठीक है, दो कॉलम्स हैं या दो वॉल्स हैं, ठीक है, या दो रूफ्स हैं, तो वहाँ पर क्रॉस बेस ब्रेसिंग प्रोवाइड की जाती है, ऐसे क्रॉस का सेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, स्टील ही प्रोवाइड होती है वहाँ पर। ठीक है, उसको क्रॉस सिस्टम में प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो भी लेटरल फोर्सेस वहाँ पर लगे, चाहे वो वॉल्स है चाहे वो कॉलम्स है, लेटरल फोर्सेस वहाँ पर लगी तो जो ब्रेसिंग है वो उसको रेजिस्ट कर सके, उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सके, और वो जो हमारी वॉल है या कॉलम है वो अपनी जगह से मूव ना कर पाए। ठीक है, तो इस तरह हम इन डिज़ाइन कंसिड्रेशन को अडॉप्ट करके जो इफ़ेक्ट है किसी बिल्डिंग के कोलैप्स होने का उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं और सेव कर सकते हैं। ठीक है, ताकि डजंट कोलैप्स साइडवेज, ताकि वो साइड से कोलैप्स ना कर सके। इफ़ योर बजट परमिट्स इट एंड अ सेफ रूम इन योर हाउस, प्लान्स दैट योर फैमिली कैन टेक रिफ्यूजी फ्रॉम। ठीक है, अब ये ऑब्वियस है कि आप कुछ एक्स्ट्रा मतलब प्रोटेक्ट करेंगे अगर अपनी फैमिली को, तो उसमें चीज़ें ऐड ऑन होंगी। ठीक है, हम हमें एक प्रॉपर डिज़ाइन के साथ हम आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, डिज़ाइन बनवाते हैं प्रॉपर कि हमारा घर देखो इतने प्रॉन एरियाज़ में है, चाहे फ्लड प्रॉन एरियाज़ है हमारा, चाहे कोई फिर भी हम सेव करते हैं कि अब हमारी जो बिल्डिंग है अच्छी से अच्छी हो ताकि हमारी फैमिली को कोई उसका नुकसान ना करना पड़े। ठीक है, और ऐसा हुआ कि हमने रैंडम ऐसी कोई बिल्डिंग खड़ी कर ली, हमें कोई डिज़ाइन कंसीडरेशन को अडॉप्ट नहीं किया और बाद में देखा स्ट्रक्चर फेल्यूर होगी, बिल्डिंग क्या होगी, कोलैप्स होके गिर गई। ठीक है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो एक प्रॉपर डिज़ाइन करके किसी भी बिल्डिंग को आप डिज़ाइन करें एज अ सिविल इंजीनियर आपका तो यही राइट बनता है। ठीक है, एलिवेट इलेक्ट्रिसिटी आउटलेट्स इन केस ऑफ अ फ्लड्स, it's always best to install electricity outlets away from and higher than the flood lines. For homes with more than one floor, create separate circuits for each floor to prevent lasting damage to your electrical system and prevent electric shocks. ठीक है, एलिवेट करना किसको, इलेक्ट्रिसिटी आउटलेट्स को। पहले क्या होता था, घर ऐसे बना दिए जाते थे, ज़्यादातर लोग ऐसे सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट के पास जाना प्रेफर नहीं करते थे। ठीक है, घर बना दिए, जहाँ तहाँ देखो वायर्स जा रही है,
ठीक है, कोई सिस्टम नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं डिज़ास्टर को और एग्जीक्यूट कर देती है और बढ़ा देती है। ठीक है, जैसे कि फ्लैश फ्लड्स आ गए, इट्स ऑलवेज बेस्ट टू इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी आउटलेट्स अवे फ्रॉम एंड हायर देन द फ्लड लाइन्स। ठीक है, आपको नहीं पता कि फ्लड लाइन्स का लेवल कहाँ तक है, पानी घरों में घुस जाए और आपकी वायर्स इधर उधर से क्रॉस कर रही है, इधर नीचे से क्रॉस कर रही है, तो वहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी आती है कि जो इलेक्ट्रिसिटी आउटलेट्स हैं उनको फ्लड लाइन से हायर रखें। ठीक है, फॉर होम विद मोर देन वन फ्लोर create separate circuits for each floor to prevent lasting damage to your electrical system and prevent electric shocks। ठीक है, घरों के लिए स्पेशली हर फ्लोर पर अपने एक सेपरेट इलेक्ट्रिक सर्किट को क्रिएट करें, ताकि जो डैमेज है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट की वजह से या फिर इस तरह के अगर वाटर एंटर कर जाता है तो वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक शॉक्स लगने के डर होते हैं, उन चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए इन्वेस्ट इन अ डिजास्टर मिटिगेशन टेक्नोलॉजीज। Invest in a disaster mitigation technologies. Strengthen your defense against natural disaster by installing a rainwater storage tanks or alternative sources of energy like solar panel, wind turbines in your home. You can use these green technologies to provide a good source of energy post disaster. Investing in these technologies can make a huge difference in a case of a calamity। ठीक है, अब बात आती है डिजास्टर मिटिगेशन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट इन द सेंस कि अपनी जो भी स्ट्रक्चर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, जो भी नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं उसके अगेंस्ट क्या करके इंस्टॉल करके रेन वाटर स्टोरेज टैंक्स। सपोज सपोज अगर आपका कहीं हैवी रेनफॉल की वाले एरियाज़ में रहते हो या फिर फ्लड प्रॉन एरियाज़ में रहते हो, ठीक है, जहाँ पर साइक्लोन्स वगैरह आ जाते हैं, इस तरह के एरियाज़ में रहते हो, तो आपको एक बेटर ऑप्शन है इन चीज़ों को मिटिगेट करने का, कि आप रेन वाटर स्टोरेज टैंक बनाओ, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज बनाओ एनर्जी के, सपोज सोलर पैनल बनाओ, विंड टर्बाइंस बनाओ कि अगर ज़्यादा आपके हवाएं उस एरियाज में ज़्यादा चलती तो विंड टर्बाइंस बनाओ, ताकि हम उन चीज़ों को क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें। ठीक है, उन चीज़ों को उन सेव कर सकें और ताकि अफेक्ट भी कम हो और डिज़ास्टर का जो असर होगा, अफेक्ट होगा, वो भी कम। ठीक है, तो और ऑलमोस्ट ये सब भी चीज़ें हैं जो भी डिज़ाइन कंसीडरेशन है, ठीक है, इनको अडॉप्ट करने का रीज़न यही है कि आप एक सेफ और सिक्योर बिल्डिंग को डिज़ाइन करें। एज ए सिविल इंजीनियर, एज अ आर्किटेक्चर, आप एक सेफ सिक्योर बिल्डिंग को डिज़ाइन करें विद जो आपकी डिज़ाइन कंसीडरेशन है उनको अडॉप्ट करके। ठीक है, इन्वेस्टिंग इन दीज टेक्नोलॉजीज कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन केस ऑफ अ क्लाइमेट। ठीक है, इस तरह की टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके हम एक बहुत ज़्यादा अच्छा डिफरेंस ला सकते हैं इस तरह के क्लाइमेटी और डिज़ास्टर के केस में। ठीक है, ऑब्वियस है कि इसमें चीज़ें कॉस्टली तो होंगी। ठीक है, आपको पे तो करना ही पड़ेगा ज़्यादा, तभी इस तरह से जो भी रेजिस्टेंट चीज़ें बन पाएंगी। डिज़ास्टर रेजिलिएंट डिज़ाइन। ठीक है, चलो इसको हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे।